नाज़रीन, दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर इस वक्त वाकयात हो रहे हैं और पिछली दहाइयों के अंदर दुनिया बिल्कुल डिफरेंट अंदाज के अंदर चल रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जब से ये ग्लोबल ऑर्डर डैमेज हुआ है, गिरना शुरू हुआ है, तो उसके बाद वाकयात बहुत तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं और हम एक ऐसे फेज में इस वक्त दाखिल हैं और उससे गुजर रहे हैं जो दिन बहुत ही तारीखी हैं, बहुत ही अहम है और साथ बहुत ही डेंजरस है, जिसके अंदर एक नई दुनिया तश्कील पा रही है। और इसमें इतनी तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब के वो वाकयात जिनको रूनुमा होने में दहाइयां लग जाती हैं, वो इस वक्त घंटों और दिनों के अंदर हो रहे हैं और हर तरफ इतना वोलेटाइल सिचुएशन है, इतना क्योस है, इतने ज्यादा क्राइसिस और बुहरान दुनिया को टकरा रहे हैं और हम नाज़रीन एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि जब ये क्राइसिस और ये क्योस और ये बुहरान खत्म होगा, पता नहीं हम कितनी जंगों से गुजरने जा रहे हैं, जब भी ये खत्म होगा तो उस वक्त एक नई दुनिया इमर्ज कर चुकी होगी। जब हम इससे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि एक नई दुनिया वजूद के अंदर आ चुकी है और कई रिजीम गिर जाएंगी, कई नई रिजीम आ चुकी होंगी, नए नक्शे जो हैं वो ड्रॉ कर चुके होंगे, नए मुल्क वजूद के अंदर आ चुके होंगे, शायद कुछ खत्म हो जाए, जैसे यूक्रेन जो है वो एज अ कंट्री तो खत्म हो रहा है, तो इसी तरह कई मुल्क खत्म हो सकते हैं, कई नए इमर्ज कर जाएंगे, नई करेंसीज आप दुनिया के अंदर देखेंगे और नए अलायंसेस देखेंगे, बिल्कुल एक नई दुनिया, हर एक चीज है वो इस वक्त तब्दील होने जा रही है। अब नाज़रीन बात यह है कि प्यूटन का पहला जो रिएक्शन है वो सामने आया है और उसी का इंतजार किया जा रहा था कि रशिया क्या करता है और प्यूटन का क्या। नाज़रीन, दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर इस वक्त वाकयात हो रहे हैं और पिछली दहाइयों के अंदर दुनिया बिल्कुल डिफरेंट अंदाज के अंदर चल रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जब से ये ग्लोबल ऑर्डर डैमेज हुआ है, गिरना शुरू हुआ है, तो उसके बाद वाकयात बहुत तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं और हम एक ऐसे फेज में इस वक्त दाखिल हैं और उससे गुजर रहे हैं जो दिन बहुत ही तारीखी हैं, बहुत ही अहम है और साथ बहुत ही डेंजरस है, जिसके अंदर एक नई दुनिया तश्कील पा रही है और इसमें इतनी तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब के वो वाकयात जिनको रूनुमा होने में दहाइयां लग जाती हैं, वो इस वक्त घंटों और दिनों के अंदर हो रहे हैं कि वो इस बार इस्तेमाल न करें। लेकिन उसमें डेंजरस पार्ट क्या है? डेंजरस पार्ट यह है कि नेटो ने फैसला कर लिया है कि अब वो एस्केलेट करेगा। ये सबसे इसका डेंजरस पार्ट है कि देखें, अगर रशिया ने अभी तक अपनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स इस्तेमाल नहीं की तो उसकी वजह यह है कि जंग एक लिमिट के अंदर चल रही है, एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर चल रही है। यूक्रेन बार बार नेटो को कह रहा है कि उसको लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए जाएं, नेटो नहीं दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि नेटो ने, यूरोपियन कंट्रीज ने यह फैसला कर लिया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं यूक्रेन को और ये वो वाहिद रेड लाइन थी जिसको रशिया कह रहा था कि इसको अबूर ना किया जाए और इसको अगर अबूर किया गया तो हम अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर इस्तेमाल करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार अगर रशिया अपनी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं भी करता तो नेटो तो आगे बढ़ रहा है, नेटो तो लॉन्ग रेंज वेपन देने जा रहा है। अभी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो जर्मन चांसलर हैं, एक तो वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं और यूरोपियंस प्रेशराइज कर रहे हैं ट्रंप को कि वो वेपन्स दें और जर्मनी और यूक्रेन ज्वाइंटली लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो गए हैं और विद इन वीक पहला मिसाइल लॉन्ग रेंज जो जर्मन और यूक्रेन इकट्ठे प्रोड्यूस कर रहे हैं, विद इन वीक या 10-12 दिनों के अंदर वो रशिया को टकरा जाएगा। ठीक है, इतनी तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल इस तरह से दे दिए जाते हैं यूक्रेन को, जो कि मिलने जा रहे हैं और ज्वाइंटली भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके बाद रशिया के पास क्या ऑप्शन बचेगा। और रशिया ने खुद कहा है कि नेटो जो एक्सरसाइजेस कर रहा है इन द फ्रंट लाइन स्टेट्स, पोलैंड और ये सारा, और जो बाल्टिक सी के अंदर हो रही हैं, ये सब तैयारी है रशिया के ऊपर हमला करने की। ये रशिया ने आज अनाउंस कर दिया। तो मामलात यहां पर इस तरह से बहुत खराब हो गए हैं और इधर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल यह है कि रेजिस्टेंस ने कंसेक्टिवली आज फिर हमले कर दिए हैं और इजरायली फौज की हलाकतें हो गई हैं। और ईरान जंग के हवाले से सूरत हाल यह है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि उनको ये हद दर्जा ये खतरा है कि फुल स्केल जंग छिड़ने जा रही है। ईरान की जो टॉक्स हैं वो फेल होने जा रही हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की फुल स्केल जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। और इजराइल के अंदर से एक बड़ा वाकया हुआ है, जो एक तहरीक जारी है, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कनीसेट उनकी पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने का बिल जो है वो लाया गया है और उसमें नेतन्याहू की जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हैं, उन्होंने उसकी हिमायत कर दी है। और इस वक्त नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि वो पार्टीज है वो इसके खिलाफ वोट ना दें। अगर वोट करती हैं तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी और इलेक्शन की तरफ इजराइल चला जाएगा। और वैसे भी इलेक्शन जो है वो 6 महीने, टाइम बहुत थोड़ा है नेतन्याहू के पास, 6 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं और वहां पर जो पार्टीज हैं वो ये फैसला कर रही हैं कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें। और उसमें ऑर्थोडॉक्स पार्टी उनकी हिमायत के अंदर आ गई है, क्योंकि इजराइल के अंदर अब ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि इस जंग से उनको कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल नहीं हो रही है और नेतन्याहू एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉर जो है उसको कंटिन्यू रखे हुए है, जिससे इजराइल को कोई विक्ट्री हासिल नहीं होने वाली।
और दुनिया वैसे भी उससे जो है वो दूर होती चली जा रही है और हमास को जो हरा नहीं जा सकता और हुतीज ने इनके नाक में दम करके रख दिया। अभी उन्होंने अटैक जो रिसेंट किया है उसमें क्या हुआ है कि इनकी बेसबॉल का एक सेमीफाइनल जारी था और वो जनाब वहां पर सायरन्स बजना शुरू हो गए और फिर वो शेल्टर्स में भागे और वो सारा। इससे पहले जब एक फाइनल हो रहा था उसमें इजरायली प्रेसिडेंट मौजूद था, उस वक्त यमन अटैक किया, तो ये एक नया सिलसिला जब शुरू हो गया तो यमन ने इनके नाक में दम कर दिया और जो एक आलमी साख इजराइल की खराब हो रही है उससे ये कंसेंसस है। तो देखते हैं कि ये नतीजा खेज साबित होती है या नहीं। इस वक्त इजराइल के अंदर काफी हलचल है। फिर उर्दगान की मीटिंग जो है वो ट्रंप के साथ होने जा रही है और टर्की ये कह रहा है कि इसमें मुतवक्का है कि F-35 की डील तय पा जाएगी, टर्की को F-35 मिल सकते हैं। और इसी दरमियान जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो चाइना पहुंचे हैं और इस वक्त चाइना में प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये विजिट है इस वक्त ये हो रहा है क्योंकि वहां पर अगर जंग छिड़ेगी तो बेलारूस भी इसका हिस्सा होगा, बेलारूस भी उस जंग का जो है वो हिस्सा होगा। और साउथ कोरिया में इलेक्शंस हुए हैं और साउथ कोरिया के अंदर प्रो चाइना जो कैंडिडेट है वो जीत गया। अमेरिका को बहुत बड़ा धचका वहां पर लगा है, प्रो चाइना कैंडिडेट वहां पर सदर मुंतखब हो गया है। और जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर इस वक्त डिबेट जारी है कि इजराइल को असलहा देना या नहीं देना। और बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसमें नाज़रीन बिल लाया गया है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि बरतानवी गवर्नमेंट का कितना रोल है इस जेनोसाइड के अंदर। एक बहुत बड़ी बात है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा प्रेशराइज होगी। और पियर्स मॉर्गन जो कि बरतानिया के फेमस जर्नलिस्ट हैं और सबसे उनका फेमस शो है, वो इस वक्त एक रेजिस्टेंस के अलामत बन गए हैं और इजराइल को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, उनके नुमाइंदों को बुला बुला कर अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा किरदार है इस वक्त पब्लिक ओपिनियन के हवाले से। अच्छा, जो एयरलाइंस हैं उनके पर इजराइल प्रेशर डाल रहा है कि वो कैंसिल ना करें, लेकिन इसके बावजूद वो कैंसिल करती चली जा रही हैं। और इसी दरमियान एक और बड़ा वाकया हुआ है, एक तरफ ट्रंप के खिलाफ जो वोटर बिहेवियर है वो तेजी के साथ चेंज हो रहा है और खतरा रिपब्लिकन को यह है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें हार हो सकती है। अब एक बड़ा वाकया यह हुआ है कि ट्रंप के सामने इलोन मस्क आ गए। इस वक्त ट्रंप जो है शदीद प्रेशर में, एक तरफ जो है वो यूक्रेन की जंग काबू में नहीं आ रही, यूक्रेन की जंग की बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीत कर आया है, वो काबू में नहीं आ रही। एक तरफ चीन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, चीन जो है वो राइज करता चला जा रहा है और इनका बुनियादी फोकस ये था कि हमने पैसिफिक के अंदर जाना है। वो पैसिफिक के अंदर तो ये जा नहीं पा रहे, ये तो मिडिल ईस्ट में मजीद ड्रैग हो रहे हैं, ये यूरोप के अंदर मजीद ड्रैग हो रहे हैं, तो पैसिफिक के अंदर तो ये नहीं जा रहे। चाइना जो है वो इनके काबू के अंदर नहीं आ रहा और जो वोटर्स हैं उनके दरमियान पॉपुलैरिटी ट्रंप की गिरती चली जा रही है इन सारे वाकयात की वजह से। और अब क्या हुआ है कि इलोन मस्क जो है वो ट्रंप के खिलाफ आ गए। इलोन मस्क कितना बड़ा सपोर्टर था, ये एक बहुत बड़ा धचका है। ट्रंप बिल लेकर आया है, बिग ब्यूटीफुल बिल इसका नाम है, इसको उसने कंडेम कर दिया है, शेमफुल डिक्लेयर कर दिया है। और इलोन मस्क ने कहा है कि अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है, बैंकरप्ट होने जा रहा है अमेरिका। और वैसे भी अगर बड़ी ताकतों की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मुसलसल जंगों के अंदर रहना जो है वो कोलैप्स कर देता है क्योंकि कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। अगर आप 90s के अंदर चले जाएं तो अमेरिका के ऊपर शायद कोई बहुत थोड़ा सा कर्जा था, ठीक है ना। उसके बाद जब इराक की जंग शुरू होती है तो फिर वो चलते चलते 200-300 बिलियन डॉलर से ये शुरू हुआ है। आज 36 ट्रिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन डॉलर्स होते हैं और 90s के एंड तक कोई 200-400 बिलियन डॉलर होगा। तो अब वो 36 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। इन जंगों से अमेरिका ने यह हासिल किया और जो है वो इलोन मस्क ने कहा है कि अमेरिका बैंकरप्ट होने जा रहा है। तो इस वक्त नाज़रीन स्टेक्स बहुत हाई हैं, हर एक के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। देखिए, इससे पहले एक सिस्टम था, चल रहा था भाई अमेरिका हेजेमोनिक है, चाइना जो है वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन में हर साल इजलास होना है, वहां पर जाना है, सबने डिबेट करनी है, हर किसी के जो अपने अपने मसले हैं, किसने कंडेम करना है, किसने क्लाइमेट चेंज पर बात करनी है। मतलब दुनिया खास अंदाज के अंदर चल रही है, पता है कि ये ऐसे होगा, फलां चीज ऐसे होगी, इवेंट्स हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, हर कोई अपने अपने रोल के अंदर जा रहा है। लेकिन अब वो सब कुछ हिल गया है, दुनिया को बड़े जोर के झटके लग रहे हैं, सब कुछ इस वक्त हिल कर रह गया है। तो स्टेक्स सबके लिए हाई हैं, स्टेक्स रशिया के लिए बहुत हाई हैं। उनका मदरलैंड रशिया इस वक्त ऑन स्टेक है। अगर वो जंग हारते हैं तो रशिया को नेटो कई हिस्सों में तकसीम कर लेगा और एक ऐसी आप कह लें कि उनको जरब लगाएगा कि रशियन कौम जो है फर्दर सेंचुरीज दोबारा खड़ी ना हो सके, ऐसी जरब नेटो लगाएगा। तो रशिया के लिए स्टेक्स बहुत आए हैं। ये स्टेक्स चाइना के लिए बहुत आए हैं क्योंकि चाइना ने पिछली सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन देखी है। अगर उन्होंने डिग्निटी के साथ, सोवरेनिटी के साथ जीना है तो अमेरिका को कन्फ्रंट करना है, इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अमेरिका उनको आजादी देने वाला नहीं है कि वो अपनी ट्रेड कर सकें, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें, मुल्कों के साथ राब्ते कर सकें, बढ़ा सकें, ऐसे नहीं चलने वाला है। मिलिटरीली चाइना को अपने जो मफादात हैं उनको डिफेंड करना है। अमेरिका के लिए स्टेक्स बहुत आए हैं क्योंकि अमेरिकन एम्पायर इस वक्त ऑन स्टेक है और दुनिया में इक्तदार एक ही बार मिलता है हर नेशन को। तो अमेरिका ने मुसलसल जंगों की वजह से अब वो इस जगह, और एरोगेंस,
जब सोवियत यूनियन टूटा है तो अमेरिका ने कहा कि अब उनकी जो ताकत है वो अनक्वेश्चनेबल हो चुकी है, अब दुनिया में उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई उनके बराबर की आर्मी बाकी नहीं बची है। तो ये एक एरोगेंस थी कि उन्होंने जंगों के ऊपर जंगें छेड़ी और आज वो अपने एम्पायर को इस नहज के ऊपर लेकर आए हैं। यूरोप के लिए स्टेक्स बहुत आए हैं, यूरोप का फ्यूचर क्या होगा, यूक्रेन जंग क्या, अगर वहां पर न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाती है तो फिर क्या होगा, रशिया जीत गया तो फिर क्या होगा। यूरोप को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है और मिडिल ईस्ट के लिए स्टेक्स बहुत आए हैं। ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा, अगर वो अमेरिका के साथ जंग में ड्रैग हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिलिस्तीन का क्या होगा। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए इस वक्त स्टेक्स बहुत आए हैं, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट इस वक्त दांव के ऊपर लगी हुई है। तो इसलिए ये दुनिया जो है वो बड़े खतरनाक मोड़ से गुजर रही है और अगर तमाम दुनिया की लीडरशिप एक पेज के ऊपर ना बैठी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले महीनों और सालों के अंदर दुनिया को आलमी जंग से बचाना। ये इसी तरह एस्केलेशन होते होते ये जो इस वक्त मिलिट्री एस्केलेशन हो चुकी है नेटो और रशिया के दरमियान, ये कोल्ड वॉर के दरमियान भी इस सतह की एस्केलेशन नहीं हुई थी, हालांकि खुली जंग जारी थी। तो मैं हेडलाइंस वन बाय वन आपके सामने रख रहा हूं। आज तीसरा कंसेक्टिव डे है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज फिर अनप्रेसिडेंटेड स्केल की जो कैपेबिलिटीज है उनका मुजाहरा किया है, इजराइल को जानी नुकसान पहुंचाया है। पहला वाकया जबालिया के अंदर हुआ, कल वाकया शुजाया के अंदर हुआ, अभी जो वाकया है वो बैते लाहिया के अंदर हुआ है। इजरायली फौजी मारे गए हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया है और इजरायली आर्मी कह रही है कि एक उनका सर्जेंट जो है वो मारा गया है एंड अदर वर इंजर्ड इन फाइटिंग इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। ये इजरायली आर्मी कुछ कंफर्म कर रही है और उन्होंने बताया कि हमने मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया। फ्रीडम फर्टिला जो है उनके ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं और इजरायली आर्मी ने कहा कि मिलिटरीली हम कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं और जो फ्रीडम फर्टिला से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उन्होंने कहा कि हम सब के मुराल्स हैं उस वक्त हाई हैं। 12 लोग उसमें सवार हैं, खवातीन उसके अंदर सवार हैं और ये लोग सिर्फ इसलिए निकले हैं कि आलमी जमीर को झंझोड़ सकें और जो दुनिया की गवर्नमेंट्स की बेहिसी और बेबसी है उसको जो है वो झंझोड़ सकें। तो ये आप समझ लें कि दुनिया के जो 7 अरब इंसान हैं, ये जो इंसानियत है इस प्लेनेट के ऊपर, उसके नुमाइंदा बनकर ये 12 अफराद वहां पर जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे मुराल्स आई और इजराइल के ड्रोन्स उनके ऊपर इस वक्त घूम रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर डिबेट जारी है कि इजराइल को असलहा मिलना चाहिए या नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है कि हर सूरत में इजराइल को असलहा देना चाहिए और ये उसके सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है। बहुत बड़े ज़ानिस्ट और किसी सूरत यह असलहा बंद नहीं होना चाहिए। और उसने कहा है कि जालिमों को मजलूम ना बनाया जाए, यानी उसने फलस्तीनियों को कहा कि ये जालिम है और इनको विक्टिम पोर्ट्रे ना किया जाए। विक्टिम असल में इजराइल है तो उसको जो है वो जालिम ना बनाया जाए और फलस्तीनियों को ही असल में जालिम बताया जाए और विक्टिम यहां पर इजराइल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको किस हद तक खुलकर आकर बोलना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया है कि इनके लोग पेनिट्रेट किए हुए हैं हर कंट्री के अंदर, वेस्ट में नेशनैलिटी उनकी है लेकिन असल में उनकी लॉयल्टीज इनकी तरफ है। ये दुनिया की ऐसी कम्युनिटी है जो इस तरह की पेनिट्रेशन दुनिया की या वेस्टर्न तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर रखती है। तो अब इनके लोग वहां पर एक्सपोज हो रहे हैं, जो जो इस तरह की बात कर रहा है लोगों को तो पता चल रहा है कि अच्छा ये बंदा जो है वो इसकी लॉयल्टी उधर है। जर्मन का जो सर्वे सामने आया, मेजॉरिटी ने असलहा बंदिश की जो वो हिमायत की है। और इसी दरमियान जो जर्मनी की एयरलाइंस हैं उनको इजराइल ने प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि वो अपनी फ्लाइट जारी रखें, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी है। द सिविल एविएशन अथॉरिटी फेल्ड टू परसुएड जर्मन एयरलाइन जायंट लिफ्टियाना टू रिटर्न टू इजराइल। प्रेशराइज किया लेकिन उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। और डेनमार्क की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। डेनमार्क ये कह रहा है हिस्ट्री विल जज अस ऑल इफ इजराइल डज नॉट चेंज कोर्स। तारीख हमें जज करेगी और कटहरे के अंदर खड़ा करेगी अगर हमने इजराइल को ना रोका। तो ये उनकी गवर्नमेंट्स इस तरह की खुलकर बातें कर रही हैं। और बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर गैर मामूली बिल लाया गया, बहुत ज्यादा अहमियत है इस बिल की। उसमें कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि बरतानवी गवर्नमेंट का इस वक्त, लेकिन वो खुलकर कह रही है कि सीज फायर होना चाहिए, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये सिविलियंस को मार रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें बरतानवी गवर्नमेंट का क्या रोल है ये भी बताएं। ब्रिटिश एमपी हैं जेरेमी कॉर्बाइन, ये जबरदस्त वहां के पॉलिटिशियन हैं और फेमस लीडर हैं। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू इन्वेस्टिगेट ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन इजराइल्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा। तो वहां पर एक मतलब गवर्नमेंट्स जो है ना मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इस वक्त प्रेशर के अंदर है। वाशिंगटन पोस्ट का सर्वे सामने आया है, अमेरिकन कैसे देख रहे हैं। पोल्स शो इंक्रीज सपोर्ट अमंग अमेरिकन फॉर द पैलेस्टाइन सोलिडेरिटी मूवमेंट सिंस द स्टार्ट ऑफ द गाजा वॉर। Polls show more Americans have negative views of Israel since the start of war in Gaza। तो अमेरिकन भी उनकी हमदर्दियां जो फलस्तीन के साथ बढ़ रही हैं। ईरान की सूरत हाल क्या है? ईरान की जो टॉक्स हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं और पहले दिन से ये वाज़ेह था या ये मुआहिदा ईरान की टर्म्स के ऊपर होगा, जो ही अमेरिका इजरायली टर्म्स शामिल करेगा तो ये मुआहिदा फेल हो जाएगा। और फिलहाल जो प्रपोजल भेजा गया उसमें इजरायली टर्म्स शामिल की गई हैं, ईरान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक एग्जाम्पल मौजूद है और वो ममर कज़ाफ़ी हैं। ममर कज़ाफ़ी ने इसी तरह से
देखें उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया, और अमन अमन सबने कहा, जी मिडिल ईस्ट ने भी कहा अमन होना चाहिए और फलां फलां करना चाहिए, तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जब वो खत्म कर दिया, वो सालों के बाद क्या हुआ, एक नए जवाब के साथ हमला कर दिया गया। और मिडिल ईस्ट के मुल्क कहते हैं कि ये डिस्टेबलाइजिंग फोर्स तो रेजिस्टेंस है और ईरान है, तो मुअम्मर कज़ाफी के साथ क्या, उसने तो अपना न्यूक्लियर भी छोड़ दिया था। और आज जब लीबिया का हाल देखते हैं तो वहां के लोग याद करते हैं मुअम्मर कज़ाफी को कि उसके दौर में हेल्थ, एजुकेशन और एक वो वेलफेयर स्टेट थी जो वेस्टर्न ममालिक भी ऐसी काम नहीं कर सके, मुअम्मर कज़ाफी ने वो वेलफेयर स्टेट काम की थी। क्या हुआ उनके साथ? तो ईरान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है। आज ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देगा, कल को इजराइल और अमेरिका एक नए जवाब के साथ ईरान पर हमलावर हो जाएंगे, तो ये नहीं होने जा रहा। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनको ये कंसर्न है कि यहां पर फुल स्केल जंग छिड़ने जा रही है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस अराउंड ईरान एंड द सिचुएशन इज स्लीपिंग, सिचुएशन फिसल रही है टुवर्ड्स अ फुल स्केल कन्फ्रंटेशन। देखिए अगर हम अपना कोई एनालिसिस या एस्टिमेशन आपके सामने रखते हैं तो चलो वो हवा में उड़ाया जा सकता है कि हम तो चलो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन बात कर रहा है? द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड सर्जेई लेवरोव, वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सिचुएशन फिसल रही है टुवर्ड्स फुल स्केल वॉर। तो ये वाज़ेह है, या ये मुआहिदा ईरान की शर्त के ऊपर होगा, ट्रंप इंतजामिया पीछे हटेगी, और अगर ट्रंप इंतजामिया अपनी एरोगेंस के अंदर पीछे नहीं हटी तो फिर ये जंग यहां पर छिड़ने जा रही है। और ईरान की जो जंग है वो भूल जाएं, वो इटसेल्फ एक आलमी जंग होगी, जो उसका स्केल होगा ना वो इटसेल्फ एक आलमी जंग होगी। वो पूरा मिडिल ईस्ट अपनी लिपेट में ले लेगी, वो अफ्रीका की ये कोस्टल लाइन अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी, वो इंडियन ओशन अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी, और पता नहीं क्या क्या मजीद अपनी लिपेट के अंदर लेगी। ये ईरान की जंग इटसेल्फ जो है वो एक आलमी जंग होगी। ये वो अफगानिस्तान और इराक, ये उस तरह लीबिया उस तरह की जंग नहीं होगी, क्योंकि जो ईरान की पावर है वो किसी की पावर नहीं थी इतनी। और अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे टॉप लेवल का मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी, वो कह रहा है कि ईरान इज नॉट एज वीक एज इट अपीयर्स। जैसे पोर्ट्रे किया जाता है कि ईरान कमजोर है, और ये तो एक देखे ना प्रोपेगेंडा है ज़ायनिज़्म का। और जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आती हैं वो थिंक टैंक्स क्या हैं, पीछे उनकी फंडिंग कौन करता है, तो ये एक वर्ल्ड व्यू है जो क्रिएट किया जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि ये इतना वीक नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया जाता है कि ईरान को वीक है। और ये ट्रंप ने भी नेतन्याहू की मौजूदगी में कहा था कि ईरान, उसको नहीं लगता कि वो वीक है। एंड इफ द न्यूक्लियर टॉक्स फेल अ वॉर में ब्रेक आउट विद इट बट इट विल नॉट बी इजी। फॉरेन पॉलिसी भी लिख रहा है कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो जंग छिड़ जाएगी, और ये जंग जो है वो अमेरिका के लिए इजी नहीं होने वाली है। सीरिया के अंदर बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, 2-3 बड़े इवेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका सीरिया को लीव कर रहा है, 9 में से 8 बेसेस अमेरिका छोड़ने जा रहा है। यह खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर है। सीरिया से निकलना यह बहुत बड़ा वाकया है। दूसरा बड़ा वाकया यह है कि शिनबत का जो चीफ है, जो नया इसने अपॉइंट किया है, वो सीक्रेटली शाम का विजिट करके आया है। दमास्कस कंट्री साइड में ये चुपके से खुफिया से होकर जो है वो वापस आया है। और टर्की ये कह रहा है कि उर्दगान और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें F-35 के हवाले से सैंक्शंस खत्म हो सकती हैं। अपकमिंग मीटिंग बिटवीन ट्रंप एंड उर्दगान विल लीड टू द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस दैट एक्सक्लूडेड अस फ्रॉम F-35 प्रोग्राम। ये सैंक्शंस वो कह रहे हैं कि खत्म हो सकती है। लेकिन इजराइल के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो तहरीक है जो कई महीनों से जारी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स हैं जो नतीजा खेज साबित हो सकती हैं। और उसमें नई डेवलपमेंट यह है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो सकती है अगले 2-4 दिन के अंदर। बहुत बड़ा वाकया होगा और ये जंग फिर रुकने की तरफ चली जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब मसला क्या आ रहा है? नया मसला यह है कि चूंकि फौजी मर रहे हैं, फौज की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, रिजर्व ज्वाइन करने से इनकार कर रहे हैं, कितने वाकयात डेली हो रहे हैं कि वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो अब इजराइल में कानून यह है कि हर जो इजरायली है वो फौज में भर्ती होगा, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स इजरायली हैं, जो वो खास एक गेटअप के अंदर आपको नजर आते हैं, उनको उनके पर ये कानून लागू नहीं होता। वो फौज में सिर्फ भर्ती नहीं होते, पहले कभी जरूरत पेश नहीं आई। अब फौज की शॉर्टेज है तो अब प्रेशर है बाकी जमातों से और बाकी लोगों से, बाकी फौज से, कि इनको भी फौज में लाया जाए। भाई ये इनको क्यों एग्जेम्प्ट किया हुआ है, किस वजह से किया हुआ है? और वो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो कहते हैं कि हम तो फौज में नहीं आएंगे, वो कहते हैं कि हम रिलीजियस स्कूल्स में जाएंगे, रिलीजियस एजुकेशन लेंगे और मतलब उसके ऊपर हम सारी जिंदगी गुजारेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि हम फौज में जाएं और लड़ें। ठीक है, ये मसला पिछले कई महीनों से जारी है। अब वो पीक के ऊपर पहुंच गया है, इधर शदीद कमी है, इनकी शदीद जरूरत है और वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब उन्होंने, वो जो पार्टी है वो नेतन्याहू के साथ कोalition के अंदर मौजूद है। नेतन्याहू की इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये पार्टी जिसका नाम शास पार्टी है, इसने अब हिमायत कर दी है कि वो गवर्नमेंट से निकलने जा रही है और पार्लियामेंट डिसॉल्व बिल में सपोर्ट करने जा रही है। इसको जो रिलीजियस ऊपर से क्यादत है उसने कहा है कि नेतन्याहू से पीछे हट जाओ। यरूशलेम पोस्ट, शास एक्सपेक्टेड टू लीव गवर्नमेंट एज नेतन्याहू
Edelstein discuss Haridi bill. Some coalition parties are expected to leave the government. The chief Rabbi in Haridi community refused to hold talks with Netanyahu. We will submit a bill next week to dissolve the Knesset. और chairman of the Knesset Foreign and Defense Committee is dragging us toward election. Netanyahu की cabinet कह रही है. The current assessment is that Israel is heading towards election. Israeli media. The party leader received orders to leave the government and work to dismantle it. ये जो शास पार्टी है इसकी रिलीजियस लीडरशिप ने ऊपर से कहा कि फारिग करो नेतन्याहू को. नेतन्याहू invites the chairman of the Knesset Foreign and Defense Committee to a meeting in an attempt to prevent the election. नेतन्याहू कोशिश कर रहा है और नेतन्याहू ने अपने इत्तेहादियों की ड्यूटी लगाई है कि ऑर्थोडॉक्स को कन्विंस किया जाए और टू मेंटेन गवर्नमेंट यूनिटी ड्यूरिंग वॉर टाइम्स की जंग हो रही है, हमें बहुत जरूरत है और हमें इत्तेहाद रखना चाहिए फला फला. और फिर आप देखिए कमांडर ऑफ द इजरायली रिजर्व आर्मी, There is a urgent need to increase the number of recruits to share the burden. उधर से वो कह रहे हैं कि फिल फॉर भर्ती होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि हम तो फिर गवर्नमेंट गिराएंगे. तो ये इस वक्त एक नई डेवलपमेंट है, देखते हैं कि ये नतीजा खेज साबित होती है नहीं. जो भी होगा बात वही है और वहीं पर है. इस रास्ते के ऊपर इजराइल की कोई फतह नहीं है, ठीक है, और बल्कि वो अपने प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी बुनियादें कमजोर पड़ रही हैं. बावजूद इसके कि अगर अभी भी कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क कोलैबोरेशन कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जरा खुलकर जाकर एक नेतन्याहू के साथ तस्वीर तो बनवा कर दिखाएं. तो ये हसरतें हो सकती हैं, ये पूरी नहीं हो सकती. यूक्रेन की जंग किस तरफ जारी है, चाइना के मामलात किस तरह चल रहे हैं, अमेरिका के मामलात किस तरह चल रहे हैं. प्यूटन का पहला रिएक्शन आया जिसका इंतजार किया जा रहा था और प्यूटन ने लैंग्वेज भी बदली है, प्यूटन ने नैरेटिव भी बदला है और वाज़ेह इशारा है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. प्यूटन ने एक तो जो ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट है उसको टेररिस्ट गैंग डिक्लेयर कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्लेयर कर दिया, चूंकि इन्होंने ट्रेनों के ऊपर सारे हमले किए. ये एक मतलब वहां पर बड़ी डेवलपमेंट है. देखें ये जो बड़े लीडर्स होते हैं चाइना रशिया, ये सारे ये संजीदा लीडर्स हैं, इनकी एक एक बात मैटर करती है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं. तो उन्होंने इसको इनलेजिटिमेट टोटली और टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और कहा कि तमाम निगोशिएशंस हम खत्म करने जा रहे हैं. तो उसके बाद भरपूर जंग इस वक्त होने जा रही, भरपूर जंग. और आपको याद होगा हम पिछले कुछ हफ्तों से इन वाकयात से पहले हम आपको कह रहे थे कि निगोशिएशन जो है वो फेक साबित हो रहे हैं और जंग मजीद बढ़ेगी और फिर वो अचानक से ये वाकयात शुरू हो गए. अच्छा जनाब, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो सकता है और प्यूटन ने ये कहा है कि यूक्रेन जो है वो सफरिंग हैवी लॉसेस, इसकी फौज भाग रही है और ये अपनी इस डिफीट को छुपाने के लिए इस तरह के अटैक्स कर रहा है जिससे उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी. न्यूज वीक अमेरिकन मीडिया, प्यूटन अलायंस सेज यूक्रेन ऑपरेशन ग्राउंड फॉर न्यूक्लियर अटैक. डेली मेल, Putin knows a nuclear revenge attack will force Ukraine surrender. These are the 4 ways he would strike and we are powerless to stop. Daily Mail बरतानिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है. तो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बट आई डाउट, मैंने आपको बताया कि आखिरी हद तक नहीं होगा, आखिरी हद तक नहीं होगा. लेकिन इसमें डेंजरस बात जो है वो नेटो की जो पॉलिसी बदली है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस बात है. ये हमला होना भी इतना डेंजरस नहीं है, ये एक ही हमला नहीं है, ये डेंजरस है कि नेटो इस तरह के मजीद हमले करने जा रहा है. नेटो जो है उसने फैसला कर लिया है कि अब वो इस जंग में कोई लिमिट नहीं रखेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेगा. ये खतरनाक बात है, ये अल्टीमेटली लीड करेगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि रशिया अफोर्ड ही नहीं कर, देखें बरतानिया अफोर्ड कर सकता है कि लंदन में कोई अटैक हो, डीप इनसाइड हो, जर्मनी अफोर्ड कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, रशिया कैसे कर सकता है. तो रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नेटो जो बाल्टिक सी के अंदर, ये जो नॉर्वे और फिनलैंड वाला समंदर है, ये बाल्टिक सी के अंदर एक्सरसाइज हो रही हैं. इट्स द प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद अस. ये नेटो तैयारी कर रहा है हमारे साथ जंग करने की. और जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर बता रहे हैं कि जर्मन चांसलर जो है वो ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और उनको कहेंगे कि मुकम्मल यूक्रेन की सपोर्ट होनी चाहिए जैसे बाइडेन कर रहा था. और रशियन मीडिया ये कह रहा है कि फर्स्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल जो मैन्युफैक्चर इस वक्त हो रहा है, यूक्रेन और जर्मनी मिलकर कर रहे हैं, will enter service with the Ukrainian army within weeks. जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस कर दिया है और रशियन मीडिया कोट कर रहा है 10, 12, 15 दिनों के अंदर पहला मिसाइल जो है वो यूक्रेन के पास आ जाएगा. तो ये तो इंतहाई खतरनाक. मैंने आपको बताया कि ये जो हमला हुआ है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है. शायद खतरनाक ये है कि सीरीज ऑफ अटैक्स होने जा रहे हैं. आप देखें कि ये जो ट्रंप के आने के बाद यूरोपियंस की हफ्ते में 2 मुलाकातें हुई, आपको याद होगा, हफ्ते में 2 मुलाकातें हो रही हैं. ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा सिनेरियो था कि इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं. तो उस वक्त यूरोप कंफ्यूज नजर आ रहा था, कभी कह रहे हैं कोalition अब विलिंग बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई फैसला नहीं होता हुआ नजर आ रहा था. अब ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है और खतरा यह था कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रशिया न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा या आलमी जंग छिड़ जाएगी. तो अब लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वट एवर द रिजल्ट इज, वो आगे बढ़ेंगे, वो यूक्रेन को ये देंगे. और ये मैडनेस है, ये तो तबाही का रास्ता है. खुद यूरोप की इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं करती है. ये जंग देखे ना, रशिया 40 साल से उनको कह रहा है कि नेटो एक्सपैंड ना करो. भाई नेटो की उधर एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? उधर सिर्फ एक प्रोवोकेशन करना थी. तो
इसलिए दुनिया ने इनका नैरेटिव नहीं माना। तो ये जंग ना यूरोप को सूट करती है, लेकिन बहरहाल एक एरोगेंस है उनकी, तो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसी दरमियान जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि उधर जो प्यूटन के खास आदमी है वो नॉर्थ कोरिया में मौजूद है और यूक्रेन की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि आगे रशिया क्या करने जा रहा है, नेटो क्या करने जा रहा है, क्या इमदाद उनको नॉर्थ कोरिया से चाहिए। और लास्ट टाइम जब ये आए थे तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौजें भेज दी थी रशिया में, कर्सक रीजन के अंदर। तो अब ये दोबारा आए हैं, बड़ा गैर मुल्की दौरा। और बेलारूस के प्रेसिडेंट इधर चाइना के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप ने जंगबंदी का नारा लगाया और वो तो हम जानते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से ये बस एक अलामती नारा था। असल में ये बात थी कि ट्रंप यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि इसकी पॉलिटिकल प्राइस उसको पे करना पड़ेगी और वो इसी के ऊपर आया है। तो वो तो जंग रुकवाना चाहता था, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई। डीप स्टेट डोमिनेट कर गई है, जो भी हुआ है। यूरोपियंस को अब वो कैसे कन्विंस करेगा? उसके पास उसको सबसे बड़ी ये चीज थी कि वो एड रोकेगा तो अल्टीमेटली यूक्रेन की जंग रुक जाएगी। इसलिए उसने एरोगेंस के साथ कहा कि मैं तो ऐसे 24 घंटों में रुकवा दूंगा। वो एक फेल्ड स्ट्रेटजी थी। यूरोपियंस को कैसे रोकेगा वो? ठीक है, अच्छा, अब इस 50% टैरिफ लग गए हैं यूरोप के ऊपर, 50% स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये इलिजिटिमेट है और शेमफुल है। तो ये फड्डा ये भी जारी है। तो यूरोप को वो प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो पीछे हटे यूक्रेन जंग से। डायलॉग ही किया जा सकता है, शायद वो इनको बनवा। तो क्या करेगा? मतलब खुद जो वो लिंडसे ग्राहम है, जो हालांकि ट्रंप के बहुत करीब है, उसने ज़ेलेंस्की को जाकर धमकी दिया कि वो जंग जारी रखे और वो डीप स्टेट का सबसे बड़ा फेस है। तो चाइना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ट्रंप, ना उससे होगा। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, ना करेगा। मिडिल ईस्ट की जंग जो कि तू है बल्कि बढ़ रही है, और यूक्रेन की जंग आपके सामने है। और उसमें अब बड़ा वाकया यह कि इलोन मस्क ने चढ़ाई कर दिया ट्रंप पर। यह बहुत बड़ा वाकया है। बीबीसी, मस्क कॉल ट्रम्प्स टैक्स बिल अ डिस्गस्टिंग अबोमिनेशन। अबोमिनेशन आप कह लें कि एक बहुत ही नकारा और इस तरह से नुकसान पहुंचाने वाला। इलोन मस्क क्रिटिसाइज ट्रंप बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल इसका नाम है, और आई एम सॉरी बट आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड इट एनीवे। द मैसिव आउटरेजियस पोक फिल्ड कांग्रेशनल बिल इज अ डिस्गस्टिंग अबोमिनेशन। Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it. अब ये पता नहीं उसने ट्रंप को कहा कि तुमने गलत किया है या क्या उसने बात की है, और कहा कि शेमफुल जिन्होंने इसको वोट किया है, रिपब्लिकन पार्टी ने वोट किया है। और इलोन मस्क ने कहा है कांग्रेस इज मेकिंग अमेरिका बैंकरप्ट। ये इलोन मस्क ने बात किया। तो बहुत इन्फ्लुएंस है इलोन मस्क का इस इलेक्शन जीतने में, उसका बहुत बड़ा किरदार है। अभी उसने ट्वीट किया तो 4 मिलियन के करीब इसके व्यूज हैं, 4 मिलियन के करीब। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इलोन मस्क का। अब वो क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रंप को। तो अब आप देखें ना कि ट्रंप इंतजामिया वैसे भी इनकम्पिटेंट साबित हुई है। इलोन मस्क खुद चला गया, माइक वर्ल्ड फारिग हो गया। मार्को रूबियो की क्या परफॉर्मेंस है, उसने क्या अभी तक किया है? और डिफेंस सेक्रेटरी वो वैसे ही स्कैंडल्स का शिकार है। अभी वो साउथ चाइना सी में एक अजीबो-गरीब से तकरीर करके आया और एशियन नेशंस को कहा कि तैयार हो जाओ चाइना से लड़ने के लिए। खुद अमेरिका मिडिल ईस्ट और यूरोप में ड्रैग हो रहा है। तो ये बहरहाल इस वक्त क्योस है और सारी दुनिया का मंजरनामा हमने आपके सामने रखा है। अब इसमें मिडिल ईस्ट की जंग एस्केलेट होगी या फिर ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू के भी कान पकड़ेगी और देखेगी कि यह अमेरिका के मफाद में नहीं है और यूक्रेन की जंग भी रुकवाने में कामयाब होगी। नहीं तो फिर वो भी जंग एस्केलेट होने जा रही है और ये भी होने जा रही है। ये मंजरनामा आपके सामने है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुरागा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।